नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे देश में नाक बहुत कीमती है, तभी तो हमारे यहाँ नाक पर बहुत से मुहावरे और लोकोक्तियां बनी हैं। जैसे कि नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक काटना, नाक कटवाना, नाक नीची करवाना, नाक रगड़वाना, नाक रगड़ना, नाक के नीचे चोरी करना, नाक सिकोड़ना और नाक का सवाल। ये तो याद थे सो लिख दिया, और भी बहुत सारे व्याकरण में देखे तो मिल जाएंगे इस प्रकार के लोकोक्ति मुहावरे। लेकिन इनमें से हम जो बात करने वाले हैं वो है नाक का सवाल की, जो इस वक्त हरियाणा में राजनीतिक दलों के सामने बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की। तो नाक की बात बड़ौदा के भी साथ बन चुकी है। कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई बड़ौदा विधानसभा सीट कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और इनेलो के लिए नाक का सवाल बन गई है। हालांकि इस विधानसभा के उपचुनाव की तारीख का ऐलान अभी होना बाकी है, चुनाव आयोग को यह ऐलान करना है। लेकिन उससे पहले ही यह सीट इतनी हाईटेक हो गई है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह तक कह दिया कि अगर सीएम मनोहर लाल यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि यहां टक्कर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच होगी। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे, आपको बता दें, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी का होगा। इस बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कितना उत्साह कांग्रेस में नजर आ रहा है, यह बड़ा सवाल है। बीजेपी जेजेपी के बीच जो गठबंधन धर्म है वो कितना प्रभावी रहेगा इस उपचुनाव में जब ये उपचुनाव होगा। और इनेलो की बात करें, जिसमें जीत का ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है, इस पर बात करेंगे। आज इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में बड़ौदा जो विधानसभा है उसका उपचुनाव होना है, उसकी तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले सियासत इस विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर गर्मा गई है। इस उपचुनाव में स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, किस करवट ऊंट बैठेगा, लेकिन उससे पहले यह सीट नाक का सवाल बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट इसको हम कहेंगे, जो यहां से अक्सर जितने भी चुनाव है जीत दर्ज की है। और पिछले चुनाव की बात करें तो यहां से भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने एक ताकतवर प्रत्याशी को यहां पर मैदान में उतारा था, लेकिन वो यहां से जीत हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। उसके बाद अब इस सीट से जो उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में पिछली बार की बात करें तो उस वक्त यहां से जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी और इसके साथ साथ इनेलो, इनके 20 टक्कर नजर आ रही थी। लेकिन इस बार यहां से बीजेपी और जेजेपी जो है वो गठबंधन, माफ कीजिए, बीजेपी और जेजेपी जो है वो इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। और उस गठबंधन धर्म को निभाने में दोनों पार्टियां कितनी बेहतर तरीके से काम करेंगी, इस पर सवाल आज हम करेंगे। हमारे साथ मेहमान को जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करवा देता हूं। रेणु भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मनीष खटाना है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मनीष खटाना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रणबीर लोहान है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता। रणबीर जी, आपका भी स्वागत है। पहले रेणु भाटिया जी आपसे जानेंगे, देखिए ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी के पास रही। अब जिस तरह से इस सीट पर उपचुनाव होगा, हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन घमासान जरूर मच गया है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यहां से सीएम अगर खुद चुनाव लड़े तो मैं ये उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज हमने इस सीट को नाक का सवाल नाम दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि यहां से अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो कांग्रेस के लिए वाकई में बहुत ज्यादा ये नुकसान होगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ इसको माना जाता रहा बहुत समय से। बीजेपी के लिए अगर ये सीट यहां से खिसकती है, बीजेपी के हाथ से निकल जाती है, यानी बीजेपी नहीं जीत पाती है, तो बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी होगा नाक का सवाल, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां जो इस वक्त सत्ता में भी हैं, गठबंधन में भी हैं, और गठबंधन धर्म की भी परीक्षा होने वाली है। अगर वो हार जाती है तो ये रहेगा कि सरकार के कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं अब भी आके लोगों में नाराजगी है। आप इससे पहले भाटिया जी। देखिए शमशेर जी, अ, आपके जो आज प्रोग्राम का टॉपिक है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा नाम आपने दिया, नाक का सवाल या नाक की बात। ये
बड़ा अट्रैक्टिव सा नाम आपने दिया। और क्यों ना हो, कांग्रेस हमेशा से अपनी नाक का सवाल बना के रखती है। आपको ध्यान हो शमशेर जी, बहुत सारी डिबेट्स आपके साथ मैंने की आपके चैनल पर, जिसमें हमेशा से नाक का सवाल रहता था हुड्डा साहब का। किनके साथ रहता था? उनके अपने प्रदेश के अध्यक्ष के साथ, अशोक तंवर के साथ। अब पता नहीं किसकी नाक कटती थी और किसकी बचती थी इन दोनों में आपस में, ये समझ नहीं आया आज तक। फिर नाक का सवाल दोबारा रहा जब जींद का उपचुनाव था, जिसमें शमशेर सिंह सुरजेवाला खुद लड़े। अब उसमें किसकी नाक कटी किसकी बची, ये भी हमें समझ आज तक नहीं आया। पता नहीं कांग्रेस ऐसी बातें करती रणदीप क्यों है, सुरजेवाला, जिसमें ये कुछ भी रणदीप सुरजेवाला जी, माफ कीजिएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इस तरह की बातें करते क्यों है, जो इन्होंने कभी कुछ करना ना हो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वैसे तो एक बात है कि चुनाव हार जीत चुनाव में होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 6 वर्षों की राजनीति को आप 50 वर्षों की राजनीति के साथ गिनेंगे तो कैसे होगा? इन पिछले 6 वर्षों में जितना हमने कार्य किया, और माननीय मनोहर लाल जी की मैं अति आभारी हूँ कि उन्होंने अपने 6 वर्ष के इस कार्यकाल में पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा। उन्होंने कहीं फर्क नहीं किया कि यहाँ पर हुड्डा जी, जो हुड्डा जी थे, स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा जी, वो यहाँ पर विधायक है या उनकी पार्टी का है। उन्होंने कहीं भी 90 विधानसभाओं में ये चीज नहीं देखी। ये हमारे एक मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल भी है और उनकी तारीफ करने की बात भी है कि उन्होंने सब विधानसभाओं को एक दृष्टि से देखा। इसलिए मैंने पूछा रेणु जी, एक मिनट, हाँ, एक छोटी सी लाइन है मेरी। अब सोचने की बात यह है कि जो विधायक बनते हैं कांग्रेस के, ये आपस की लड़ाई के चक्कर में जब जब काम की बारी आती है विधानसभा से वॉकआउट कर लेते, कूच कर लेते हैं। अब पता नहीं वहाँ किसकी नाक का सवाल होता है। तो मुझे तो आज का आपका टॉपिक बहुत बेहद अच्छा लगा। लेकिन मैंने बीजेपी से भी पूछा रेणु भाटिया जी, मैंने बीजेपी से भी पूछा, क्या बीजेपी के लिए नाक का सवाल नहीं होगा? आपने कहा कि 90 के 90 विधानसभाओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी एक नजर से देखा, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़े एक उम्मीदवार को आप लोगों ने मैदान में उतारा, योगेश्वर दत्त की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो भी चुनाव यहां से हार जाते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देती? और अब एक बार फिर से आप लोग सत्ता में हैं और अब तो गठबंधन की सरकार है, इसलिए और ज्यादा आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि अगर इस बार इस चुनाव में हम हार जाते हैं चुनाव में, तो कहीं ना कहीं नाक का सवाल तो बीजेपी के लिए भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखिए शमशेर जी, योगेश्वर दत्त जी भी हमारे सम्मानित खिलाड़ी हैं, देश की शान है वो, और अगर उनको उतारा गया था तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चुनाव में हार जीत होती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जहां सवाल आता है वो ये चीज नहीं देखती। हार जीत अपनी जगह है, परंतु अपना दायित्व, अपना फर्ज अपनी जगह है। जैसे हम लोग की सरकार ने, आप पिछले 6 वर्षों के आंकड़े देखिए अगर प्रत्येक विधानसभा के, तो पिछली 10 वर्षों की कांग्रेस सरकार के हिसाब से मेरे ख्याल से डबल नहीं तो 8 गुना तो जरूर होंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम जहां पर भी हैं आज की डेट में या नहीं है, वहां पर भी हमने काम किया। और इन 6 वर्षों में आप इस विधानसभा में अगर आप देखेंगे, बड़ौदा विधानसभा में, तो हमने कितने तो वन स्टॉप सेंटर बनाए, कितने हमने महिलाओं के काम के लिए कार्य किए, 700 से अधिक किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन डाली, जलाशय कितने बनाए, पशुओं से रिलेटेड कितना काम किया। मतलब कोई फील्ड ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं रेणु भाटिया जी जिन पर काम करना बहुत जरूरी है। बड़ौदा विधानसभा का मैंने खुद भी दौरा किया विधानसभा चुनाव के दौरान, पिछले अभी जो विधानसभा चुनाव गए, तो लोगों ने सीधे तौर पर यह कहा कि हमारे यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, बिजली को लेकर लोग शिकायत कर रहे थे। ये वो समस्याएं हैं जिनको लेकर हम बात करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव जब आता है तो उस चुनाव में लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनके जो काम है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको पूरा करना किसी भी पार्टी का धर्म होता है, दायित्व होता है। रणबीर लोहान जी, और एक मिनट आऊंगा भाटिया जी आपके पास भी, कमी नहीं छोड़ी है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। रणबीर लोहान जी, इंडियन नेशनल लोकदल में आत्मविश्वास है कि अति आत्मविश्वास है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तो टक्कर ही कांग्रेस और इनेलो के बीच होगी। अति आत्मविश्वास की बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार आई है, एक मिनट रुकूंगा, हमारे साथ अमित नेहरा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है अमित नेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर।
शमशेर जी देखिए, मेरी बहन जो कह रही है कि भाई नाक का सवाल था, 75 पार कर रहे थे तब भी आपका नाक का सवाल था, आप तो बहुमत पे भी नहीं आ पाए। और दूसरी बात रही बड़ौदा इलेक्शन की, हम अति उत्साह नहीं है, हमने धरातल पे आके काम किया लोगों के लिए, उसी वजह से आज हजारों की संख्या में हर रोज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापसी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और जेजेपी के भी और कांग्रेस के भी। हर रोज आप देख रहे हो कि जहां जहां पे हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी जा रहे हैं, हजारों की संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत हो रही है, वापसी अच्छा, नए कार्यकर्ता है कि पुराने कार्यकर्ता है? ये नए वाले कार्यकर्ता है कि पुराने वाले कार्यकर्ता है? रणबीर लोहान जी, नए जुड़ रहे हैं, पुराने वाले लोग हैं? नहीं शमशेर जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल से जेजेपी में चले गए थे किसी कारणवश गलती से, वो भी आ रहे हैं और नए लेकिन जो अजय चौटाला इस बात को नहीं मानते हैं। करने वाली पार्टी अजय चौटाला इस बात को नहीं मानते हैं। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं, अजय चौटाला ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कोई भी जेजेपी का कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल में नहीं गया है। शमशेर जी, अजय चौटाला जी कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल तो जीरो पार्टी है। मैं अजय चौटाला जी से पूछना चाहूंगा कि आपका एक भी कैंडिडेट ये तो बताए कि आपने धरातल से उठा के कौन सा बनाया। ये तो 35-40 हजार वोट तो इनके पास पहले ही थे, इन्होंने तो चले हुए कारतूस थे, उन्हीं को ही दोबारा जमा लिया और किसी कारणवश उनका काम चल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे तो काम किया नहीं था और इंडियन नेशनल लोकदल ने काम कर रखा था। उसकी मेहनत को दुष्यंत चौटाला जी ले गए, कुछ कारणवश उन लोगों ने बहका फुसला कर लोगों को बहलाना फुसला करके और 8-10 सीटें ले गए। उनके पास एक भी ऐसा कैंडिडेट बताओ जो फ्रेश था वो जीत चुका हो। अब ये मैंने एक शब्द आत्मविश्वास और आत्मविश्वास इसलिए जोड़ा लोहान साहब, क्योंकि जींद उपचुनाव जो हो रहा था तब मैं वहां था और तब भी आपके नेताओं से, आपके प्रत्याशी से बात होती थी तो यही कहा जा रहा था कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे और बहुत अच्छा मुकाबला रहेगा, जेजेपी मुकाबले में नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ तो मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के बीच ही है, तब भी अति आत्मविश्वास नजर आया था, इसलिए सवाल किया। हाँ शमशेर जी, उस स्थिति में और आज की स्थिति में दिन और रात का फर्क है। ठीक है। उस समय पे जेजेपी जो पार्टी जब इन्होंने बनाई थी वो अलग थी, आज ये दोनों इकट्ठे। और देखिए, जब से ये आए हैं इन्होंने शराब घोटाला, धान घोटाला, किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगाना, गेट पास के लिए भी इन्होंने पूरे हरियाणा को आड़तियों को तंग करना, यानी कि व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, सारे के सारे दुखी हैं। तो अब सारे के सारे दुखी होंगे तो फिर फायदा किसको होगा? फायदा तो इंडियन नेशनल लोकदल को होगा ना, क्योंकि हम ग्राउंड वर्क करना जानते हैं। अभय सिंह चौटाला जी किसान और कमेरे और आड़तियों की, व्यापारियों की आवाज उठाई है, विधानसभा में आवाज उठाई है। आज जेजेपी और बीजेपी ने मिलके 1.5 करोड़ बोतल शराब की बोतलों का तो तस्करी कर ली। ये रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए मुझे। बिल्कुल ऐसे आरोप आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लगाते रहे, आपके नेता भी लगाते रहे। अमित नेहरा जी के पास चलूंगा। क्या हमारे साथ मनीष खटाना जुड़े हुए हैं? जी, मनीष खटाना जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अमित नेहरा जी आपसे निष्कर्ष निकलवाएंगे, आप अगर उसको निकालेंगे तो। मैं मनीष खटाना जी आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त नाक का सवाल नाम दिया हमने, अब कितनी सच्चाई उसमें है? क्योंकि आपकी अपनी ये पारंपरिक सीट, इसलिए कह रहा हूं कि यहां से कांग्रेस पार्टी जीतती आई है लगातार। अब कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पूर्व सीएम ने, कि अगर यहां से हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। तो इसको नाक का सवाल कहना गलत है क्या? देखिए, नाक का सवाल आपने जो मुद्दा रखा है, जो बात रखी है, उसको बहुत तरीके से हम सोच सकते हैं, बहुत तरीके से देख सकते हैं। नाक का सवाल आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए है कि लगातार 6 साल से इनकी सरकार है, दूसरा टर्म चल रहा है। और अगर मजदूर की बात करें, छोटे व्यापारी की बात करें, किसान की बात करें, तो त्राहिमाम मचा हुआ है। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, लोगों के पास रोजगार नहीं जी। आज जो उपचुनाव है, अगर खट्टर साहब को ये लगता है कि उन्होंने वास्तव में 6 साल में काम किया है और वास्तव में ग्राउंड पर लोग उनसे खुश हैं, तो वो चुनाव लड़के देख ले, हम उनको पता चल जाएगा। वो नाक का सवाल इसलिए नहीं है कि उनको ये बताना है कि हरियाणा की जनता आज परेशान है। जो उनको, इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनको आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे ये भाई, इस चीज से काम नहीं चलता। शमशेर जी, ग्राउंड पर जाके देखो, लोगों के पास आज खाने के लिए दाने नहीं है जी। लॉकडाउन में जो हाल हुआ, उससे पहले
इस सरकार ने जो नोटबंदी में सेंटर से हुआ, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद डीजल पे जो वैट लगाया, और जो मेरी बहन अभी कह रही थी कि पिछले 6 साल में उन्होंने एक नजर से देखा, तो हरियाणा को 4 बार जलाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना और 36 बिरादरी का जहाँ प्यार था, उसको खराब करा इनके एक माननीय सांसद ने। 35 बिरादरी का नारा दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने। राजकुमार सैनी जी ने 35 बिरादरी और एक बिरादरी को अलग करने का काम करा, हरियाणा को जलवाने का और भाईचारे को तोड़ने का काम करा। आपको लगता है मनीष खटाना जी वाकई में नाक की बात है, ये चुनाव नाक की बात है, वो चाहे किसी भी पार्टी के लिए क्यों ना हो? आप तो नहीं कहेंगे कि हमारी पार्टी के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए जरूर है। नहीं, देखिए, बीजेपी को आईना नजर नहीं आ रहा। बीजेपी अगर ग्राउंड पर जाए, अगर इनके मुख्यमंत्री ग्राउंड पर जाकर देखें और चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने का विषय ये है कि आप जाकर चुनाव लड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनता में वास्तव में तकलीफें कितनी हैं, जो इनको मालूम नहीं है। और हुड्डा साहब ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हुड्डा साहब के कार्यकाल में हमारी, आपने कहा कि परंपरागत सीट है, शमशेर जी एक मिनट, उसका कारण रहा हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो वहां पर काम हुए, उसके कारण हम वो सीट लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 6 साल में जो मेरी बहन अभी काम गिनवा रही थी कि पाइपलाइन का, जलाशय का, ये काम तो पंचायत लेवल के काम है। अगर वास्तव में आपको काम करना है तो आप विधानसभा लेवल के एमएलए और सीएम लेवल के काम को करके दिखाएं। ठीक है, ठीक है। अमित नेहरा जी, नाक की बात है क्या वाकई में चुनाव? एक सवाल आपसे मेरा ये। दूसरा, ये किसके लिए नाक की बात हो सकती है, नाक का सवाल हो सकता है? और साथ साथ एक सवाल और भी, जो गठबंधन धर्म निभाने की बात हो रही है, कितना धर्म निभाया जाएगा गठबंधन धर्म बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच? अमित नेहरा जी, लगता है वहां तक आवाज उनकी नहीं पहुंच पा रही सर आपकी। चलिए दोबारा से एक बार जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अब आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर आवाज। हाँ सॉरी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि नाक का सवाल ये किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए नहीं है। हाँ, ये है कि इसमें अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। अगर हारती है तो ना बीजेपी पे असर पड़ेगा, ना कांग्रेस पे असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी 4 कदम दूर रह जाएगी अपने बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। हाँ, तो उसमें सिर्फ बीजेपी के ऊपर ही इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात रही आपकी नाक के सवाल की, तो ये तो कहना बेमानी है कि आप यहाँ से आके चुनाव लड़ लीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहा है। तो इस तरह की चीजें कभी नहीं होती राजनीति में। इस तरह की अगर चीजें होने लग जाए और चैलेंज एक्सेप्ट करने लग जाए तो राजनीति काफी हद तक सुधर सकती है। होता ये है कि जब आम चुनाव होते हैं तो भी अगर एक कद्दावर नेता दूसरे कद्दावर नेता के सामने जाता है तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ता है, एक सीट सेफ रखता है। उसको ये पता होता है कि ऊंच नीच हो सकती है, तो ये चीज भूल जाइए। अब कल को करनाल जिले में या यमुनानगर जिले में या उधर कहीं पे अगर उपचुनाव हुआ, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चुनौती स्वीकार करेंगे? आप देखिए, पूछिए। मैं किसी पार्टी विशेष से या किसी नेता विशेष से नहीं कह रहा हूँ। ये चीजें कहने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है कि आपने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। भाई आप एक नजीर पेश कीजिए, फिर मुख्यमंत्री भी आए, मजा आएगा सभी को। अब रही बात जो बार बार जिक्र हो रहा है यहाँ पे, विकास 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 विकास। अरे साहब, विकास के नाम पे वोट मांगे जा सकते, विकास पे वोट देती नहीं जनता। अब 2014 में पूरा विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ इसलिए था कि उसने रोहतक शहर में सारा पैसा लगा दिया हरियाणा का। जो जितना विकास रोहतक शहर में हुआ कहीं नहीं हुआ पूरे हरियाणा में। लेकिन विडंबना ये रही कि रोहतक शहर में कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। तो आप विकास को कैसे आप कह सकते हैं, आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने विकास किया है तो वहाँ के लोग वोट देंगे? तो सीधी सी बात ये है कि जो मतदाताओं को ज्यादा बहकाएगा, अपने पाले में करेगा, जीत उसी की है। तो विकास को एक अलग रख दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि ये चर्चा का कोई विषय हो सकता है कि विकास करोगे तो वोट मिलेगा। अच्छा, ये जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें उम्मीदवार तो बीजेपी का होगा, लेकिन बात ये भी हो रही कि गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। क्या ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करेगी? सबसे पहले तो ये बताइए कि गठबंधन हुआ कब? अभी क्या वाकई में गठबंधन है? ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों, हाँ ठीक है, सही करें आप। जी जी,
जी, तो सवाल उसके बाद पूरा होगा ना। या तो ये बताएं कि इन दोनों का गठबंधन है या नहीं, औपचारिक घोषणा कब हुई। ये तो कह रहे हैं कि इनके नेता कह रहे हैं कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, गठबंधन तो है ही नहीं। लेकिन तो इसका सवाल तो मैं क्या दे सकता हूं? अक्सर अलग अलग मीडिया में बाइट्स आती हैं, मीडिया में ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं, तो ये बात निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगी। ऐसा कई बार अजय चौटाला की तरफ से भी कहा गया। हालांकि उनमें ताकत के साथ, कितनी मजबूती के साथ, कितने प्रभाव के साथ ये बात कही जाती है, ये जरूर सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए शमशेर, जब तक दोनों पार्टियों के नेता मिलके गठबंधन की घोषणा नहीं करते या उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते, तब तक मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। लेकिन अभी तो चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ है, उपचुनाव का, कि कब उपचुनाव होना है। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में दोनों का गठबंधन, धर्म की बात मैं कर रहा हूं, गठबंधन धर्म निभाया जाएगा कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो। हालांकि आप कहेंगे, ऐसा मुझे पता है कि जब तक कुछ हो नहीं जाता तो उस पर बोलना बेईमानी होगा। आप बिल्कुल देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि क्या होगा। तो मैं ये कह दूं कि हाँ, एक पार्टी का सिंबल होगा, दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होगा, लेकिन ये कहना कोई, मुझे नहीं लगता कि दर्शकों के साथ उचित होगा, न्याय होगा, हम न्याय करेंगे। क्योंकि जब तक ये चीजें पुख्ता रूप से बाहर नहीं आ जाती, तो मेरा एक वो रहा है, एक लाइन रही है बात करने की, जब तक चीजें पुख्ता नहीं हो जाती मैं उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। ठीक है। और दूसरा, इनेलो को लेकर बात कर लेते हैं। इनेलो कहती है कि कांग्रेस, और हमारे पास वर्तमान में मसाला इतना है कि हम उस पर घंटों चर्चा कर सकते हैं। आप उससे चर्चा कीजिए। आप जो हो सकता है हाइपोथेटिकली चीज, आप जो चीजें हैं उन पे आप बहस मत कीजिए। लेकिन अगर मैं इनेलो की बात करूं तो इनेलो जिस तरह से कह रही है कि कांग्रेस और इनेलो के बीच मुकाबला है, वो किस आत्मविश्वास के आधार पर बात कह रही है? देखिए, वो जाने कि उनका मुकाबला किससे हो, किससे नहीं जानते, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि इनेलो एक मेन फैक्टर रहेगी यहाँ पे। अगर वो जीतेगी नहीं तो किसी को हरवा जरूर सकती है, किसी को जितवा सकती है, क्योंकि वोटों का समीकरण उसके वोट लेने पे काफी निर्भर करेगा। आपने, मैं सुन रहा था, एक बात कही थी कि जीत बाई इलेक्शन। तो राजनीति में चीजें स्थायी नहीं रहती। हर चीज जो होती है वो ये नहीं है कि आप रिपीट करोगे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि ये एक बहुत परिवर्तनशील मामला है। छोटे छोटे मामले हैं, वो राजनीति को बदल देते हैं। कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसमें आपको, अगर वही बात है, अगर कहना चाहें, आप ये क्यों नहीं देखते कि चुनाव में भी तो कुछ नहीं किया था इनेलो ने, उपचुनाव को छोड़ देते हैं, चुनाव में क्या किया इनेलो ने? ऐसा, मेरी बात का जवाब दीजिएगा, उसके बाद आप बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया था हर विधानसभा में, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ 2014 में जी, तो वो ही प्रदर्शन उनका बरकरार क्यों नहीं रहा विधानसभा में? भाई, आदमी भी वही थे, वोटर भी वही थे, पार्टियां भी वही थी। देखिए, हर बार क्या है कि हर दूसरे तीसरे दिन लोगों का मिजाज बदल जाता है, उनकी मानसिकता बदल जाती है, मुद्दे ऐसे आ जाते हैं, किसी की इमेज बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है। ठीक है। तो ये चीजें, हम कोई ये नहीं कि एक साइंस का रूल हो कि ये है तो एक्स प्लस वाई है तो वो एक्स प्लस वाई ही रहेगा। ये चीजें अलग अलग हो जाती है। ठीक है। इनके लिए आपको ग्राउंड पे जाके देखना पड़ेगा। रेणु भाटिया जी से पूछ लेते हैं एक आखिरी सवाल। रेणु भाटिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन होगा नहीं होगा। लेकिन जो बातें आ रही वही वो सामने आ रही हैं। आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं, जेजेपी के नेता कहते हैं कि दोनों का गठबंधन होगा, दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी ये शीर्ष नेतृत्व ने तय करना है, और मुझे लगता है कि मेरा वो कद नहीं कि मैं इस चीज को डिसाइड करूं। जो शीर्ष नेतृत्व, लेकिन मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता, बड़े नेता ही बोलते हैं, बड़े नेता ये बात कहते हैं गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये इस चीज के लिए मुझे लगता है इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस। और जो भी फैसला पार्टी लेगी, दोनों पार्टियां मिलकर लेंगी। हम लोग कार्यकर्ता के तौर पे उस विधानसभा में पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास केवल काम करने पर है, और हम लोग जनता के हर एक काम को उनके लिए सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया रेणु भाटिया जी। मनीष खटाना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रणवीर लोहान जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाक के सवाल को लेकर बात हो रही थी, जिस सीट को लेकर उपचुनाव होगा, अभी तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है
चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जननायक जनता पार्टी हो, इनके लिए नाक की बात इसलिए चुनाव हो जाएगा अगर यहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत दर्ज नहीं करती है तो ये पारंपरिक सीट रही है, उस पारंपरिक सीट को खोना कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में, जो आगे चुनाव होंगे, उसमें जरूर इसका असर पड़ सकता है। दूसरा, अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है या भारतीय जनता पार्टी यहां से हार जाती है, इस बात पे बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी सीट को नहीं जीत पाती है, तो फिर यह सवाल खड़ा होगा कि जो दूसरी बार आप चुनाव जीत कर आए और विकास के दावे लगातार आप कर रहे हैं, उन विकास के दावों की हकीकत पे सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर बीजेपी ऐसे सीट जीत जाती है तो वो कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े के और करीब चली जाएगी, और उस अवस्था में क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच जो संबंध हैं वो उसी तरीके से जो आज बने हुए हैं उसी तरह से रहेंगे या फिर उनमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, ये सीट कुछ ना कुछ जरूर तय करने वाली है। अगर यहां से कांग्रेस निराश होती है, बीजेपी को आश यहां से होती है, और जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन में है वो अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है, अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में कितनी मजबूती के साथ, कितना गठबंधन धर्म निभाते हुए इस चुनाव में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जेजेपी चुनाव लड़ेंगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। इस पर जेजेपी भी सोचेगी और इस पर भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसको गढ़ माना जाता है तो उनके लिए जरूर इसको नाक का सवाल कह सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।